गुड मॉर्निंग। हमने अपने लास्ट वीडियो में प्रकाशिक समयावता के बारे में बात की थी और प्रकाशिक समयावता के बारे में हमने ये पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि जिन यौगिकों में किरेल कार्बन उपस्थित है, जिन यौगिकों में किरेल कार्बन उपस्थित है उन यौगिकों में कौन सी समयावता पाई जाएगी? प्रकाशिक समयावता। तो जिन यौगिकों में किरेल कार्बन उपस्थित है उसमें कौन सी समयावता? प्रकाशिक समयावता पाई जाती है। और किरेल कार्बन में हमने ये पढ़ा था कि जब कार्बन से जो चार समूह जोड़ते हैं, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो कार्बन से जुड़े जब चारों समूह अलग अलग हो तो उस कार्बन को हम क्या बोल सकते हैं? किरेल कार्बन। लेकिन अब हम यह बात करें कि कुछ प्रकाशिक समावयवी यौगिक ऐसे होते हैं जिनमें किरेल कार्बन नहीं होता है, किरेल कार्बन नहीं होता है, अर्थात उनको हम बोल सकते हैं अकिरेल कार्बन, अकिरेल कार्बन। तो कुछ प्रकाशिक समावयवी यौगिक ऐसे होते हैं जिनमें किरेल कार्बन नहीं होता है, अर्थात उनमें क्या होगा? अकिरेल कार्बन, फिर भी वो प्रकाशिक समयावता दर्शाते हैं। तो याद रखना कि जिनमें अकिरेल कार्बन मतलब जहाँ किरेल नहीं है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो 2 एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। एक का नाम होता है एलीन, दूसरा है बाइफेनिल। क्या लिखा है? एलीन और बाइफेनिल। ये ऐसे कंपाउंड है जिनमें किरेल कार्बन नहीं है, फिर भी ये प्रकाशिक समयावता प्रदर्शित करते हैं। इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एक कंपाउंड है डाइनाइट्रो डाइफेनिल अम्ल बोलते हैं। क्या लिखा है? डाइनाइट्रो डाइफेनिल अम्ल। अब इसमें देखते हैं इसके स्ट्रक्चर बनाइए। तो डाइफेनिल का मतलब 2 व्यंजन वाले, एक व्यंजन वाले। दोनों व्यंजन वाले में अंतर करने के लिए एक को मैं छोटा बना रहा हूँ, दूसरे की साइज को मैं थोड़ा सा बड़ी साइज में कन्वर्ट कर रहा हूँ। है दोनों फेनिल ही व्यंजन वाले। NO2 COOH COOH। तो ये डाइनाइट्रो डाइफेनिल अम्ल। अब आपने क्या किया कि इसको कहाँ रख दिया? दर्पण के सामने। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो साफ नज़र आ रहा होगा आपको कि इसमें बड़े वाले इधर बनाए जबकि उसमें इधर नज़र आ रही है। तो बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन से प्रकाशिक समावयवी है जिनमें किरेल कार्बन नहीं होता है फिर भी प्रकाशिक समयावता पाई जाती है, तो आप ये एग्जाम्पल देना डाइनाइट्रो डाइफेनिल अम्ल। या वैसे लिखना चाहो तो एलीन और डाइफेनिल वाले यौगिकों में इस प्रकार की प्रकाशिक समयावता पाई जाती है। इसके बाद बेटा हम आगे बात करें तो आगे यहाँ तक आपकी प्रकाशिक समयावता कंप्लीट हो गई थी। अब उससे रिलेटेड कुछ शब्द होते हैं जिनमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं। एक को मैंने नाम दिया है निरपेक्ष, दूसरा होता है सापेक्ष। निरपेक्ष एवं सापेक्ष विन्यास। निरपेक्ष और सापेक्ष विन्यास। टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले बेटा मेरे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक और शेयर भी कर देना। अब आते हैं, लिखा है निरपेक्ष एवं सापेक्ष विन्यास। बेटा क्या होता है कि वह विन्यास का अगर आपको याद हो तो हमने अपने लास्ट चैप्टर में वो ग्लूकोज के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ हमने नाम दिया था D और L। तो उन्हीं की बात समझ रहे हैं यहाँ पे कि वह विन्यास जो अध्ययन की दृष्टि से
स्वेच्छा, स्वेच्छा का मतलब अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से निर्धारित किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सापेक्ष विन्यास। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सापेक्ष विन्यास है कि वह विन्यास जो अपनी स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से निर्धारित करेगी, इसको ऐसे करेंगे और इसको ऐसे करेंगे, वह विन्यास तो होता है निरपेक्ष विन्यास। और निरपेक्ष विन्यास ज्ञात करने के बाद निरपेक्ष विन्यास की सहायता से जब दूसरा विन्यास निर्धारित किया जाता है, निरपेक्ष विन्यास की सहायता से जब दूसरा विन्यास निर्धारित किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सापेक्ष विन्यास। तो हम यहाँ बात करते हैं निरपेक्ष विन्यास और सापेक्ष विन्यास। तो सीधी सी बात है कि वह विन्यास जो अध्ययन की दृष्टि से स्वेच्छा से निर्धारित किया गया उसे निरपेक्ष विन्यास कहते हैं, और निरपेक्ष विन्यास की सहायता से जो विन्यास निर्धारित किया जाता है उसे हम सापेक्ष विन्यास कहते हैं। अब इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। विन्यास निर्धारण की DL विधि। विन्यास निर्धारण की क्या लिखा बेटा? विन्यास निर्धारण की DL विधि। बेटा ध्यान रखना यहाँ मैंने D और L है दोनों कैपिटल लिखे, स्मॉल नहीं है, स्मॉल का अंतर अलग था। अभी हम आगे उसके बारे में बात करेंगे। तो कैपिटल D और कैपिटल L। सबसे पहले बेटा इसको समझने के लिए हम ग्लिसरैल्डिहाइड का आपने नाम सुना होगा, हमने लिखे ग्लिसरैल्डिहाइड। बेटा ग्लिसरैल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाए तो ये बनेगी CHO CH2OH OH और H। इस संरचना को हम बोलते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड। अब ग्लिसरैल्डिहाइड में हमने क्या किया, अगर आप इस कार्बन को गौर से देखो तो ये जो आपका कार्बन है बीच वाला, उस कार्बन से चारों समूह अलग अलग जुड़े हैं, अर्थात ये कार्बन कौन सा कार्बन हो गया आपका? असममित कार्बन। तो जो ग्लिसरैल्डिहाइड होता है उसमें एक असममित कार्बन उपस्थित यह पाया जाता। अब क्या हुआ कि इस ग्लिसरैल्डिहाइड की संरचना में ये जो OH मैंने बनाया वो किधर है बेटा? दाईं ओर। तो स्वेच्छा से क्या कर लिया कि ग्लिसरैल्डिहाइड की संरचना को देखा और इसमें देखा कि OH दाईं ओर है, तो इस विन्यास को उन्होंने अपनी इच्छा से ग्लिसरैल्डिहाइड नाम दे दिया। इसका एक और विन्यास बनाते हैं, CHO CH2OH OH और H। इस स्ट्रक्चर को हमने चेंज किया तो इस विन्यास में जो OH है वो किधर है? बाईं ओर। OH किधर है इसमें? बाईं ओर। तो इसमें OH बाईं ओर है, तो इस विन्यास को उन्होंने अपनी इच्छा से, कोई निर्धारण का कोई तरीका नहीं, अपनी इच्छा से इसको उन्होंने L ग्लिसरैल्डिहाइड नाम दे दिया गया। तो यहाँ से बात समझनी थी, उन्होंने जो D और L विन्यास का निर्धारण कैसे किया, उन्होंने ग्लिसरैल्डिहाइड की एक संरचना ली और इस संरचना में देखा कि इस संरचना में जब OH दाईं ओर है तो उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया? D। और अगर OH बाईं ओर है तो उसके नाम के आगे क्या लगा दिया? L। तो इसके दो रूप बनते थे। दोनों विन्यास में अंतर करने के लिए जिस ओर दाईं ओर OH है तो D, बाईं ओर है तो L लगा दिया गया। तो ये तो हमने अपनी इच्छा से निर्धारित किया था। तो इस कारण से D ग्लिसरैल्डिहाइड और L ग्लिसरैल्डिहाइड जो कंपाउंड है उसके विन्यास को हम क्या बोलेंगे? निरपेक्ष विन्यास। क्या बोलेंगे? निरपेक्ष विन्यास। लेकिन अब इस D ग्लिसरैल्डिहाइड या L ग्लिसरैल्डिहाइड की सहायता से हम किसी अन्य यौगिक का विन्यास निर्धारित करते हैं, किसी अन्य यौगिक का विन्यास निर्धारित करते हैं, तो उस विन्यास को हम क्या बोलेंगे? सापेक्ष विन्यास कहेंगे। इसी के आधार पर यह कहा गया कि जिन यौगिक को D ग्लिसरैल्डिहाइड में परिवर्तित किया जा सके या जिनसे मतलब जिन यौगिकों को D ग्लिसरैल्डिहाइड में क्या किया जा सके? परिवर्तित किया जा सके या D ग्लिसरैल्डिहाइड यौगिक प्राप्त किया जा सके, उनके विन्यास के आगे D लग जाएगा। और जिन यौगिकों को
एल ग्लिसरॉल्डिहाइड में परिवर्तित किया जा सके या जिनसे एल ग्लिसरॉल्डिहाइड प्राप्त किया जा सके, उनके नाम के आगे हम क्या लगा देंगे, एल लगा देंगे। तो ये था डी और एल। तो इसी के आधार पर डी और एल विन्यास दिया गया। तो याद रखना है कैपिटल डी और कैपिटल एल शब्द की जब हम बात करें तो कैपिटल डी और कैपिटल एल होता है, कैपिटल डी और कैपिटल डी और कैपिटल एल होता है, वो यौगिक के विन्यास को रिप्रेजेंट करता है, यौगिक के विन्यास को रिप्रेजेंट करता है। अब इसी के बाद अगर हम आगे एक बात समझना चाहिए यहाँ पे कि कैपिटल डी और कैपिटल एल हो गया। एक एग्जाम में बहुत बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन अच्छा बनता है और पूछ भी लिया जाता है कि कैपिटल डी एल तथा स्मॉल डी एल में क्या अंतर है, कैपिटल डी एल और स्मॉल डी एल में क्या अंतर। तो आप लिखोगे कैपिटल डी या एल होता है वो तो किसको रिप्रेजेंट करता है, यौगिक के विन्यास को प्रदर्शित करता है। कैपिटल डी या कैपिटल एल होता है वो तो यौगिक के विन्यास को रिप्रेजेंट करता है, जबकि स्मॉल डी एल प्रकाशिक गुणधर्म, स्मॉल डी एल किसको, प्रकाशिक गुणधर्म अर्थात यौगिक के ध्रुवण घूर्णकता को प्रदर्शित करता है। तो क्लियर होना चाहिए कि कैपिटल डी एल है वो यौगिक के विन्यास को प्रदर्शित करता है, जबकि स्मॉल डी एल है वो प्रकाशिक गुणधर्म, यौगिक के प्रकाशिक गुणधर्म अर्थात ध्रुवण घूर्णकता को प्रदर्शित करता है। यहाँ आप इसे समझ सकते हो कि यदि कंपाउंड में OH दाईं ओर है, OH किधर है, दाईं अर्थात राइट हैंड है, तो उसके लिए डी लिखेंगे, और यदि OH बाईं ओर लेफ्ट साइड है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। लेकिन यहाँ स्मॉल डी और एल का प्रयोग कब होगा, जब कंपाउंड या यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किधर घुमा दे, दाईं ओर घुमा दे तो डी, और समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा दे तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ एकदम कंसेप्ट क्लियर रहेगा कि कैपिटल डी, कैपिटल एल और स्मॉल डी और स्मॉल एल में क्या अंतर है। इसके बाद बेटा एक दो बातें और बता दूँ आपको इम्पोर्टेंट है कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट का जो विन्यास होता है वो सब के सब कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं, डी विन्यास वाले होते हैं। जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो सब डी विन्यास वाले होते हैं। और आपने नाम सुना होगा एमिनो अम्ल, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था एमिनो अम्ल, इनका विन्यास क्या होता है, एल होता है। तो याद रखना जितने भी समस्त कार्बोहाइड्रेट डी विन्यास वाले होंगे और समस्त अमीनो अम्ल होते हैं वो एल विन्यास वाले होते हैं। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये मेरे चैप्टर नंबर 14 जो जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स वाले मैंने कम से कम 10-12 वीडियो बनाए थे, उसमें आप इस चैप्टर को भी आसानी से समझ सकते हो, जैव अणु वाले चैप्टर को। तो इतनी सी बातें क्लियर है। इसके पश्चात छोटी सी दो बातें वो लेते हैं इसके, कि अगला जो टॉपिक हम ले रहे हैं उसका है रेसिमिक मिश्रण या डीएल मिश्रण। बेटा गर्मी बहुत तेज़ है तो हम बात कर रहे हैं रेसिमिक मिश्रण या डीएल मिश्रण। रेसिमिक मिश्रण ऑब्लिक डीएल मिश्रण। अब बेटा डीएल आ गया तो इसका मतलब सीधी बात है कि प्रकाशिक समझौता से संबंधित हो बात करेंगे। तो यहाँ बात करें कि वह मिश्रण, वह रेसिमिक मिश्रण, तो वह मिश्रण जिसमें 50%, वह मिश्रण जिसमें 50% दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक उपस्थित हो और 50% वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक उपस्थित हो, कि वह मिश्रण जिसमें 50% दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक तथा 50% वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक उपस्थित होता है, उसे हम रेसिमिक मिश्रण या डीएल मिश्रण कहते हैं।
तो 50-50 है मामला दोनों का, तो उसे हम क्या नाम देंगे, रेसिमिक मिश्रण या डीएल मिश्रण कहेंगे। अब इसमें क्या होता है कि उसका 50% हिस्सा तो उस यौगिक को किधर घुमाएगा, प्रकाश के तल को दाईं ओर, और 50% हिस्सा प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमेगा। तो कुल परिणामी घूर्णन, परिणामी जो घूर्णन है उसका मान क्या होगा, 0। इस कारण से रेसिमिक मिश्रण में यौगिक ध्रुवण घूर्णक होते हुए भी वो ध्रुवण अघूर्णक यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। अगर बात समझ में नहीं है तो मैं फिर से बता दूं कि कंपाउंड तो ध्रुवण घूर्णक है, प्रकाश के तल को घुमा रहा है, लेकिन आधा 50% कंपाउंड प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा रहा है और 50% जो कंपाउंड है वो प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा रहे हैं, जिससे क्या होगा कि उनका कुल जो घूर्णन है वो कितना होगा, 0। और 0 होने का मतलब वो यौगिक क्या हो गया, ध्रुवण अघूर्णक यौगिक। तो जो रेसिमिक मिश्रण या डीएल मिश्रण होंगे वो किस प्रकार के यौगिक में परिवर्तित हो जाते हैं, ध्रुवण अघूर्णक यौगिक में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे समायोजन को बाह्य प्रतिकार कहते हैं। बाह्य प्रतिकार बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ऐसे समायोजन की स्थिति को हमने क्या नाम दिया, बाह्य प्रतिकार। पिछले लास्ट वीडियो में हमने, याद हो तो, आंतरिक प्रतिकार की भी बात की थी, आंतरिक प्रतिकार की भी बात की थी। तो आज के वीडियो में जो अपना कुछ सवाल है वो ये रहेगा कि आंतरिक प्रतिकार क्या होता है, इसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है। ये तो बाह्य प्रतिकार हो गया, और मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, आंतरिक प्रतिकार, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, और इसका आंसर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगा। तो ये था बाह्य प्रतिकार। तो बाह्य प्रतिकार का मतलब याद रखना कि वह यौगिक जिसमें 50% प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाने वाले यौगिक और 50% प्रकाश के यौगिक को बाईं ओर घुमाने वाले होते हैं, जिससे उनका कुल ध्रुव आघूर्ण होता है, ये जो घूर्णन होता है, घूर्णन होता है वो कितना हो जाए, 0। इसका आंसर भी यौगिक ध्रुवण अघूर्णक यौगिक में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति को हम बाह्य प्रतिकार कहते हैं। इसके बाद आगे बात करें कि एक यहीं से एक शब्द आ जाता है कि रेसिमीकरण। क्या लिखा है, रेसिमीकरण। अब रेसिमीकरण का मतलब क्या था कि ध्रुवण घूर्णक यौगिक का ध्रुवण अघूर्णक यौगिक में परिवर्तित होना। ध्रुवण घूर्णक यौगिक का ध्रुवण अघूर्णक यौगिक में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, आपका रेसिमीकरण कहलाता है। कि ध्रुवण घूर्णक यौगिक का ध्रुवण अघूर्णक यौगिक में परिवर्तित होना रेसिमीकरण कहलाता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपने चैप्टर नंबर 10 हैलोजन व्युत्पन्न पढ़ा होगा, तो वहाँ आपने SN1 अभिक्रिया पढ़ी होगी। तो जो SN1 अभिक्रिया होती है, SN1 अभिक्रिया के द्वारा हमें रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। SN1 अभिक्रिया के द्वारा, किसके द्वारा, SN1 अभिक्रिया के द्वारा हमें रेसिमिक मिश्रण ही प्राप्त होता है। तो याद रखना, SN1 अभिक्रिया का जो उत्पाद होता है वो क्या कहलाएगा, रेसिमिक मिश्रण। अगर इसका एक एग्जाम्पल लेना चाहो तो आप सिंपल सा ये लिख सकते हो कि 2 क्लोरो, ऊपर देते बेटा, रेसिमिक मिश्रण मतलब हमने ये लिखा था कि SN1 अभिक्रिया से जो उत्पाद प्राप्त होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिश्रण। और इसका एक एग्जाम्पल ले लें तो ये लिख सकते हैं कि 2 क्लोरो प्रोपेनोइक अम्ल, 2 क्लोरो प्रोपेनोइक अम्ल है, इसका आपने क्या कर दिया, क्षारीय जल अपघटन। 2 प्रोपेनोइक अम्ल का आपने जब क्षारीय जल अपघटन कर दिया तो जो उत्पाद प्राप्त होता है वो उत्पाद किस रूप में होता है, रेसिमिक मिश्रण के रूप में होता है। तो ये आज के टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि विन्यास होता है, डी और एल विन्यास क्या होता है, स्मॉल एल और स्मॉल डी, उनमें क्या संबंध है, क्या अंतर है। इसके बाद हमने रेसिमिक मिश्रण क्या होता है, रेसिमीकरण किसे कहते हैं, इसके एग्जाम्पल की बात की। अब बेटा अगले नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि रेसिमिक
मिश्रण का पृथक्करण। क्या लिखा है? रैसिमिक मिश्रण का पृथक्करण। जो रैसिमिक मिश्रण होते हैं उसमें दो प्रकार के यौगिक हो गए, स्मॉल डी और स्मॉल एल, दो प्रकार के कंपाउंड है। तो उन दोनों प्रकार के कंपाउंड को किस प्रकार से पृथक करते हैं वो हम पढ़ेंगे इसमें। रैसिमिक मिश्रण का पृथक्करण, इसकी 4 विधियाँ हैं जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बेटा फिर से वीडियो को ज़रूर लाइक करें, पसंद आए तो अपने जितने भी साथी हैं उन सबको शेयर करें।